लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दुनिया के कई देश जो कोरोना के एपिसेंटर बने हुए हैं, उन्होंने लॉकडाउन के बाद कोरोना के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। जिसने लॉकडाउन नहीं किया, उसने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। भारत को ऐसे में क्या करना चाहिए, आप ये 3 देशों की लॉकडाउन रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। कोई सोच सकता था कि कोरोना के बीच लोग ऐसे जॉगिंग करेंगे, ऐसे सैर करेंगे, ऐसे साइकिल चलाएंगे? लेकिन ये हो रहा है। ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड की तस्वीरें हैं। लोग सड़कों पर हैं, लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मैं भी लोगों से टकरा रहा हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हमें कोरोना खत्म होने के बाद हर हफ्ते ऐसा करना चाहिए। मैड्रिड में ऐसे एक्सरसाइज करने का अलग अलग वक्त है। जवानों के लिए टाइम अलग है, बुजुर्गों और बच्चों के लिए वक्त अलग है। यानी लॉकडाउन खत्म होने के बाद शहरों में टाइम टेबल के हिसाब से काम हो रहा है। Bien, porque el sábado pasado la verdad es que había bastante gente. टाइम टेबल अच्छा तरीका है, क्योंकि पिछले हफ्ते तो इतनी भीड़ थी कि हम सही से भाग भी नहीं पा रहे थे। अब हमें ज्यादा जगह मिल रही है, तो इस बार तो पिछले बार से भी लोग कम हैं। अगर हम पार्क नहीं खोल सकते, अब देखिए इटली, जहां सड़कों में बदलाव किया जा रहा है ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से लोग साइकिल का इस्तेमाल कर सके, और उनके लिए खास साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। कोरोना ने कई देशों का सिस्टम बदल दिया है। ये साइकिल ट्रैक तो बहुत छोटी सी चीज है। इटली में फैक्ट्री दफ्तर खुलने लगे हैं। दफ्तरों में काम शुरू हो चुका है। कर्मचारी काम पर लौटने लगे हैं। लेकिन सब काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा है। कई जगह 1/3 वर्कफोर्स के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन इन दोनों ने लॉकडाउन से आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। स्पेन में 2,65,000 केस हो चुके हैं और करीब 27,000 लोगों की जान गई। अब तक यहां 2,19,000 केस आ चुके हैं। मरने वालों की तादाद 31,000 तक पहुंच चुकी है। एक वक्त था जब इन देशों के पास लाशों के लिए ताबूत नहीं थे और दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए थे। अगर दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में हम लाशों का अंबार नहीं देखना चाहते, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड और अमेरिका के न्यूयॉर्क का हाल जान लीजिए। स्पेन में 27,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहां सिर्फ राजधानी मैड्रिड में करीब 9,000 लोगों की मौत हुई है। यही हाल अमेरिका के न्यूयॉर्क का है। अमेरिका की 81,000 मौतों में 27,000 न्यूयॉर्क के लोग थे। अब इतनी तबाही देखने के बाद ये शहर फिर खुल रहे हैं। लॉकडाउन का कोरोना वायरस पर क्या असर हुआ है, इसे समझने के लिए दुनिया के ऐसे 3 देशों की रिपोर्ट जाननी बहुत जरूरी है जो कोरोना के एपी सेंटर बन चुके हैं। पहला पॉइंट, लॉकडाउन खोलने के बाद वहां क्या हाल है। दूसरा पॉइंट, क्या वहां केस बढ़े हैं या कम हुए हैं। तीसरा पॉइंट, क्या वहां जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौटने लगी है। ये 3 देश हैं, स्पेन, इटली और अमेरिका। सबसे पहले बात स्पेन की, जहां लॉकडाउन खोलने के बाद हालात कैसे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। लेकिन स्पेन ने लॉकडाउन खोलने तक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। स्पेन 14 मार्च से 9 मई तक लॉकडाउन में रहा। स्पेन में एक दिन में 7 से 8,000 नए केस दर्ज किए गए। एक दिन में सबसे ज्यादा केस 26 मार्च को आए, 8,271। 1 अप्रैल को 8,195 केस भी आए। स्पेन का पीक 2 अप्रैल को आया, जब एक दिन में 961 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब ये तादाद 100 से 200 के बीच में है। इसलिए स्पेन के लॉकडाउन का असर हुआ है और स्पेन कोरोना के खिलाफ कामयाब भी हुआ है। हमारा देश स्पेन उन देशों में है जिसने कोरोना के दौरान लगी पाबंदियों को बहुत अच्छे तरीके से माना, और नतीजा अब सबके सामने है। जब हमने लॉकडाउन का ऐलान किया था, तब संक्रमण 35% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, और आज ये 0.27% यानी 1% के भी चौथाई हिस्से की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने काम किया है। हम कोरोना वायरस को 99% तक खत्म करने में कामयाब रहे हैं। मैं स्पेन के सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। y a todos ustedes les quiero dar las gracias de corazón. अब इटली का हाल देखिए। इटली में 9 मार्च से 3 मई तक लॉकडाउन रहा। 27 मार्च को इटली का पीक टाइम आया, जब वहां एक दिन में 919 लोगों की जान गई। लॉकडाउन के वक्त कई दिन इटली में ऐसे गुजरे जब रोज 5 से 6,000 नए केस आ रहे थे।
अब इटली पहले से बहुत बेहतर हालत में है। हालांकि आज भी वहां रोज 100 से 200 लोगों की जान जा रही है। इटली में कोरोना तीसरे स्टेज में फैल गया था, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा था। अब लॉकडाउन के साथ तेज टेस्टिंग ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है, लेकिन हजारों मौत होने के बाद अब हम फिर से दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे अंदर लक्षण नहीं है तब भी हमें जिम्मेदार तरीके से काम करना है, और ऐसा मेरे साथियों को भी करना होगा। मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि जब आप काम पर जाएं तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री मालूम हो। इटली की सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करने से बच रही है, क्योंकि इससे सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल हो जाती है। ऐसे में एक नया आइडिया अपनाया गया, लोग अपनी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें और जिनके पास नहीं है वो साइकिल से जाएं। उनके लिए खास साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हम इसकी मांग लंबे वक्त से कर रहे थे। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं जो चाहते थे कि रोम में साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक हो। ये न सिर्फ उनको सुरक्षित रखेगी बल्कि उनको इज्जत भी देगी, और हम हमेशा यही चाहते थे। रोम में करीब 150 किलोमीटर सड़क पर साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। इस शहर में पहले साइकिल ट्रैक नहीं थे। हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि रोम में साइकिल चलाना आसान नहीं है। साइकिल चलाने वालों की लोग इज्जत नहीं करते, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है। जब यूरोप कोरोना की गिरफ्त में था और कई देश लॉकडाउन थे, तब रूस में काफी कम केस थे, लेकिन अब रूस में हालात बहुत ज्यादा बदतर होने जा रहा है। जब से रूस ने कोरोना की टेस्टिंग तेजी से बढ़ाई है, वहां पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में कोरोना का पहला केस 2 फरवरी को आया था। 10 मार्च तक रूस में 20 केस ही मिले थे। 10 अप्रैल तक रूस में 12,000 केस हुए और अब 10 मई तक रूस में 2,21,000 केस हो चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूस में रोज 10,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रूस इस महामारी के अलग दौर से गुजर रहा है और ये एशिया, अमेरिका और पूर्वी यूरोप में हुई तबाही से काफी कुछ सीख सकता है। कोरोना को लेकर इटली और स्पेन जैसा हाल ना हो, इसके लिए रूस ने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस अपने वोरोनेज इलाके में कोरोना के लिए खास अस्पताल बना रहा है। काम बहुत तेजी से चल रहा है। रूस में नए अस्पतालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त वहां मेडिकल सिस्टम पर काफी दबाव बढ़ रहा है। अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ मॉस्को में ही 2.5 से 3 लाख मरीज हो सकते हैं। जितनी तेजी से हम कोरोना के टेस्ट करेंगे, उतने ही तेजी से हमारे सामने नए मरीज भी आएंगे और फिर उन्हें क्वारंटाइन करना होगा या फिर अस्पताल ले जाना होगा, ताकि उन्हें वक्त पर सही इलाज मिल सके। रूस कोरोना के खिलाफ बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि उसके डॉक्टरों के पास पीपीई जैसे उन जरूरी सामान की कमी है जिनकी बहुत सख्त जरूरत है। रूस में रोज बड़ी तादाद में मेडिकल वर्कर वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। रूस में 200 से ज्यादा हेल्थ वर्कर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में अगर रूस में कोरोना केस की रफ्तार नहीं रुकी, तो वो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोरोना केस वाला देश बन जाएगा। अभी वो तीसरे नंबर पर है। पहले पर अमेरिका है, जहां 13,70,000 केस हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर स्पेन है, 2,68,000, और तीसरे नंबर पर रूस, 2,21,000 केस। मेरे ख्याल से रूस में महामारी काफी देर से पहुंची है और इसे हम कई मायनों में देख सकते हैं। हमने इटली को देखा, जो यूरोप के पहले देशों में था जहां यह महामारी बड़े पैमाने पर फैली। उसके बाद स्पेन और फिर ब्रिटेन और बाकी देश। इसलिए हमें समझते हैं कि रूस में कोरोना वायरस काफी देर बाद पहुंचा है और अब रूस में ये केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस में 31 मई तक लॉकडाउन है और पुतिन जानते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो इटली और स्पेन जैसे हालात उनके देश में भी बनने लगेंगे और हालत अमेरिका जैसी भी हो सकती है। वैसे अमेरिका से रिपोर्ट बहुत डराने वाली आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का घर और उनका दफ्तर यानी व्हाइट हाउस कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी यानी वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की एक महिला स्टाफ कैटी मिलर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। माइक पेंस ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, यानी खतरा अब माइक पेंस के साथ ट्रंप को भी हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के करीब रहने वाले एक सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उपराष्ट्रपति की टीम में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हम वो सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो हमें विशेषज्ञों ने बताए हैं
और इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है ताकि ये जगह सुरक्षित रहे। हम सभी कर्मचारियों के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस हैं उनको हम मान रहे हैं और ये पूरे व्हाइट हाउस से जुड़े स्टाफ पर लागू है। इसलिए अमेरिका को दोबारा सावधानी से खोलने के लिए व्हाइट हाउस पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत परेशान है। कोरोना वायरस व्हाइट हाउस में घुस चुका है और इस वक्त अमेरिका के लिए बुरी खबर यह भी है कि कोरोना के खिलाफ बनी व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के 3 बहुत खास मेंबर इस वक्त क्वारंटीन हो चुके हैं। ये 3 मेंबर हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, अमेरिका में महामारी के विशेषज्ञ हैं और टास्क फोर्स के सबसे खास आदमी हैं। दूसरे हैं डॉक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड, ये सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक हैं। इन्हीं पर अमेरिका में कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी है। और तीसरे हैं स्टीफन हान, ये एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर हैं। अगर अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन बनाई तो स्टीफन हान की उस पर मुहर लगनी जरूरी है। ये तीनों व्यक्ति ट्रंप के एंटी कोरोना स्क्वाड के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। इनका क्वारंटीन होना अमेरिका की कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर कर देगा। व्हाइट हाउस का स्टाफ भी इस वक्त बहुत घबराया हुआ है। ट्रंप प्रशासन बहुत ज्यादा दबाव में काम कर रहा है। ट्रंप के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट ने कहा कि व्हाइट हाउस में जाने से डर लगता है। खबर यह भी है कि अमेरिका में टेनेसी की एक सीनेटर क्वारंटीन हो चुकी है, नेवी के एक एडमिरल क्वारंटीन है और एक जनरल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी उनकी और रिपोर्ट का इंतजार है। अमेरिका में ऐसा हाल तब है जब वो मई महीने में सबसे बुरे दौर में दाखिल होने जा रहा है। अमेरिका में 13.5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों का अब भी इलाज चल रहा है क्योंकि अमेरिका का रिकवरी रेट बहुत कम है। 17% लोग ही ठीक हो पाए हैं। अमेरिका खतरे में इसलिए है क्योंकि अब कोरोना वायरस डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और यह खतरा मजाक की बात नहीं। व्हाइट हाउस ही अमेरिका की सत्ता का पावर हाउस है और अगर अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहा जाता है तो उसका पावर हाउस कभी भी कोरोना की वजह से ढह सकता है। एक तरह से कोरोना के खिलाफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं, सबसे ज्यादा मौत यहीं हुई। अमेरिका की नौसेना में कोरोना वायरस एंटर कर चुका है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त डूबने की कगार पर है। तेल उद्योग ठप हो चुका है। बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका और यूरोप का इतना बुरा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि वहां लॉकडाउन वक्त पर नहीं किया गया। सरकारों ने अर्थव्यवस्था को लोगों की जान के ऊपर तरजीह दी और इस तरह इन देशों में देखते ही देखते हजारों लोगों की जान चली गई, जबकि लाखों लोग अब भी अस्पतालों में हैं। इसलिए इस वक्त 1.25 अरब की आबादी वाले देश भारत पर लॉकडाउन खोलने या आगे बढ़ाने को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।